Good morning, students. Today we are going to have the second lecture on wage incentive plans. So पहले लेक्चर में हमने वेजेस के बारे में पढ़ा था। दो तरह की वेजेस थी, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो टाइम में हम क्या करते थे कि हम टाइम के हिसाब से उसको देते थे। अगर उसने 8 घंटे काम किया, वी गिव द पेमेंट। उसमें क्या होता था कि एफिशिएंसी नहीं ज़्यादा निकलती थी। प्रोडक्शन के लिए हमें एक सुपरवाइज़र को रखना पड़ता था, लेकिन उसका ये था कि उस वो वर्कर्स की फेवर में होता था कि कोई वर्कर अगर बीमार है तो उसको भी पेमेंट मिलती थी। लेकिन प्रोडक्टिविटी में क्या होता था कि हमें सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वर्कर को पता होता था कि जितने पीस मैं बनाऊंगा, पीस रेट सिस्टम के हिसाब से मुझे मिल जाएगा। तो दोनों के कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। उनको देखते हुए हमने कुछ इंसेंटिव प्लान्स बनाए। इंसेंटिव प्लान क्या होता है? ए सिस्टम रिलेटेड टू एम्प्लॉय वेजेस वेयर एडिशनल पे इज अलॉटेड फॉर ऑन द जॉब परफॉर्मेंस दैट हैज एक्सीडेड स्टैंडर्ड लेवल। अभी तक हम स्टैंडर्ड लेवल पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया हमने, टाइम स्टडी किया है। तो टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि हर जॉब के लिए इतना टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो इतनी जॉब्स बन जानी जाती है। तो अगर वो उतनी जॉब से ज़्यादा बनाता है, दैट मीन्स अपनी जॉब परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा दिखाता है, ही गेट्स सम एडिशनल पे। तो ये इंसेंटिव स्कीम्स आर इंटेंडेड टू इंक्रीज वर्कर मोटिवेशन। इससे मोटिवेशन मिलता है बाय अलाउइंग देम टू अर्न प्रोपोर्शनलिटी हायर रिटर्न्स फ्रॉम ग्रेटर एफर्ट। थोड़े और जोर लगाएंगे तो उनको और ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, और ज़्यादा पेमेंट होगी। सो एएसएमई ने डिफाइन किया इसको, ए मेथड ऑफ पेमेंट विच डायरेक्टली रिलेट्स अर्निंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जितनी होगी उसके हिसाब से अर्निंग होगी। ए सिस्टम विच एनेबल्स वर्कमैन टू इंक्रीज देयर अर्निंग बाय मेंटेनिंग और एक्सीडिंग एन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक जो स्टैंडर्ड हमने बना दिया उस तक वो पहुंच जाता है, तो उसको मेंटेन करने से उसको कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन बाय इनकरेजिंग वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर देन एवरेज इन अकॉर्डिंग्स टू देयर प्रोडक्टिविटी। नाउ इसके एम्स क्या हैं, हम क्यों इसको इंस्टॉल करते हैं? तनख्वाह देते रहें दैट्स ऑल काफ़ी है? नहीं। टू इम्प्रूव द प्रॉफिट ऑफ फर्म थ्रू ए रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल और बोथ। आप कहेंगे यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और रिडक्शन कैसे होगी? नाउ सी, वो 8 घंटे में कुछ जॉब बनाता है, मान लो 20 जॉब बनाता है, तो अभी उसने 8 घंटे में 25 बना दी है। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है 8 घंटे की है हमने उसको तनख्वाह देनी है, उसको इंसेंटिव हम प्रोपोर्शनल दे सकते हैं कि वो जो 5 जॉब्स का है, हो सकता है उसने आधे दिन में बनानी थी, तो आधे दिन की बजाय हम उसको 1 घंटे की पेमेंट दे देंगे, तो वो 1 घंटे के लिए भी खुश हो जाएगा। जैसे तो दैट मीन्स उस कुछ कुछ प्रॉफिट उसको फर्म को मिल जाएगा और कुछ प्रॉफिट उसको वर्कर को मिल जाएगा। सेकेंड इज टू अवॉइड और मिनिमाइज एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमें और ज़्यादा वर्कर रखना, और ज़्यादा मशीन तैयार करना, उससे अच्छा है कि उसी वर्कर को मोटिवेशन दे दें, इंसेंटिव दे दें। टू इंक्रीज ए वर्कर्स अर्निंग विदाउट ड्रैगिंग द फर्म इनटू हायर वेज रेट। अब वर्कर की अर्निंग बढ़ जाती है, बजाय इसके कि कंपनी को अपना वेज रेट बढ़ाना पड़े, कि जहां वो 1 घंटे के 20 रुपए दे रहा था अब 25 रुपए देगा कि वर्कर की अर्निंग बढ़ाने के लिए, उसकी बजाय वर्कर को कह दे कि आपको इंसेंटिव ही मिलेगा। एंड फोर्थ इज टू यूज वेज इंसेंटिव एज यूजफुल टूल फॉर सिक्योरिंग ए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। और इसी से परफॉर्मेंस कंट्रोल भी होता है और पर्सनल पॉलिसी भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये कितनी तरह के होते हैं? इसकी एक कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल जो कि कैश में दिए जाते हैं, दीज आर द रिवार्ड पेड टू द एम्प्लॉयज एफर्ट इन कैश। एंड नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल गिफ्ट आइटम, डिस्काउंट कूपन, स्पेशल हॉलीडेज, पेड हॉलीडेज, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में दिए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे और बताए हैं ज़्यादातर। मैनेजमेंट में क्रिएट ए climate of competition among the employees to contribute constructively towards the organization। मैंने एक दो कंपनियों में देखा है, खास करके जापानीज कंपनी में, कि वहाँ पे वो एक गिफ्ट रख देते हैं,
उनकी रैक बनी होती है उसके रिसेप्शन के ऊपर ही, और वहीं पे ही रैक पे बने होते हैं कि आप इतनी प्रोडक्शन निकाले आएंगे, 100% पे पहुंच जाएंगे तो आपको एक ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, उससे ज़्यादा होएगा तो ये मिल जाएगा, या कोई खिलौना मिल जाएगा, या हो सकता है कुछ इस तरह का बेस्ट एम्प्लॉय का मिल जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसे मिल जाएगा। तो ये फाइनेंशियल नहीं है, जो भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट देते हैं ना, एक फाइनेंशियल नहीं है। सेकेंड इज दिस इंसेंटिव प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन। अब उससे क्रिएटिविटी भी पैदा होती है। वी नो कि मुझे अगर अच्छा कुछ दिया जाएगा तो मैं तेजी से काम करने के कोई ना कोई नया तरीका निकालूंगा। एंड द इंसेंटिव इंक्लूड प्रोविजन फॉर गुड हाउसिंग विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। तो एक हाउस उसको दिया जाएगा, उसको हाउस में उसकी एमिनिटीज दे दी जाएंगी ऐसे एरिया में, और वो पेड होगा। तो जब जहाँ पे उसको अच्छे एरिया में मिल जाएगा और वो उसकी पेमेंट भी करेगा, लेकिन वो उसके लिए एक इंसेंटिव ऐसा होगा कि उसको फायदा होगा, उसको अच्छा एक एम्बियंस माहौल मिलेगा। प्रमोशन टू एम्प्लॉयज, इसके लिए भी कोई नहीं है। फॉरेन या बिजनेस और एजुकेशनल ट्रिप, ये कुछ इस तरह के हैं जो कि उसमें ऐड कर दिए जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव वेज प्लान्स और ग्रुप इंसेंटिव वेज प्लान्स। तो इंडिविजुअल मीन्स अकेले अकेले को जो दिया जाए, ग्रुप इंसेंटिव जो कि एक पूरे ग्रुप को, एक डिपार्टमेंट को, एक टीम को दिया जाए। इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज पेड इंसेंटिव ऑन द बेस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और आउटपुट। दिस इंसेंटिव इज रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट और परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि वर्कर को उसकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए पेमेंट की जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है। The employers are liable to pay incentive to those employee who are producing more than the standard output। जो standard output हमने बना दी कि 1 घंटे में 8 पीस निकलने चाहिए, तो उससे ज़्यादा जो भी एम्प्लॉय निकालते हैं उनको हम इंसेंटिव देंगे देंगे। ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है, ईच एम्प्लॉय इज पेड इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव परफॉर्मेंस। 5 वर्कर एक डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, एक ग्रुप में लगे हुए हैं या एक मशीन पे लगे हुए हैं, तो उनको इकट्ठा पेमेंट उन्होंने कर देनी है। अब इसमें थोड़ा फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट इसको प्रेफर करता है। मैनेजमेंट यूं प्रेफर करता है कि एक टीम वर्क मिलके उसको एक पूरी एक आउटपुट टीम से मिल जाती है। विद इन द ग्रुप ईच एम्प्लॉय इज गेटिंग equal share of incentive, but highly competent or productive employees are not in the favor of this scheme। जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, वो खुश नहीं होता, क्योंकि जो निकम्मा है उसको भी उतना ही मिलता है। बट इसमें ये फायदा हो जाता है कि जहाँ पे कोई नए वर्कर और पुराने वर्कर्स को मिक्स कर दिया गया है, तो नए वर्कर को भी मोटिवेशन मिलता है और वो स्पीड खींचती है अपनी। सो एक कैटेगरी ये बनाई गई है काइंड ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। इसमें 2 कैटेगरी है, इंडिविजुअल और ग्रुप। इसमें इंडिविजुअल में हम अभी पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम हाल्से प्लान, रोवन प्लान, एमरसन प्लान, बीडॉक्स प्लान। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। टाइम के बेस पे है, टाइम जितना कोई बचाता है उस हिसाब से जो जो उनको इंसेंटिव दिया जाए। बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा कम जितना भी होता जाए तो उसके हिसाब से टेलर, मैरिक एंड गैंट प्लान। टेलर, मैरिक एंड गैंट प्लान। ग्रुप इंसेंटिव में प्रीसमैन्स, प्रॉफिट शेयरिंग, स्केलनॉन है। लेकिन यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। आज के लेक्चर में बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी आज हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज टेलर प्लान जो हम अभी पढ़ेंगे। उसके लिए पहले ये बताएं कि प्रोसीजर क्या है एक वेज इंसेंटिव प्लान को इंस्टॉल करने का। फर्स्ट इज सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव स्कीम। हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। सेकंड इज मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अभी हमने स्टैंडर्ड बनाया था 2-3 चैप्टर पहले कि ये इसके अलाउंसेस ऐड करके ये स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा। देन हम डिटरमिन करते हैं कि परफॉर्मेंस रिवार्ड रिलेशनशिप क्या होगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवार्ड कितना मिलना चाहिए। फिर उसका पेमेंट पीरियड क्या होना चाहिए। पेमेंट मीन्स मंथली होना चाहिए या प्रोजेक्ट में होना चाहिए या
ईयरली होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए। फिर उसका कुछ पेपर वर्क करते हैं सो दैट कि इंफॉर्मेशन आती रही। ऐसा ना हो कि एक वर्कर काम कर रहा है और उसको पेमेंट नहीं हो रही, उसको पता ही नहीं चल रहा, ना हमें पता चल रहा। रिव्यू करेंगे स्कीम को और फाइनली उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने बताया कि इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान दो तरह के हो सकते हैं, टाइम रेट बेस्ड और दूसरा है स्टैंडर्ड आवर। टाइम रेट में हम इसमें पर आवर वेज रेट इज डिटरमिन्ड एंड इंसेंटिव्स आर पेड ऑन बेसिस ऑफ टाइम सेव, जितना किसी ने टाइम बचाया है। अगर 1 घंटे में 6 जॉब बनती हैं और उसने 8 बचा दिया, तो दैट मीन्स 1 घंटे का तीसरा हिस्सा उसने बचा दिया, उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलेगा। हालसे प्लान, रोवन प्लान, एमरसन, बार्थ, बीडॉक्स प्लान, ये सारे उसके हैं। ये क्या करते हैं, पे बोनस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड बाय द एम्प्लॉय, जितना उसने पैसा बचाया उसका कुछ बोनस मिलते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फार्मूले। स्टैंडर्ड आवर सिस्टम में क्या होता है, द टास्क स्टैंडर्ड आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम, टाइम में हो जाता है। ए डेफिनेट आवरली रेट इज पेड फॉर ईच टास्क आवर ऑफ परफॉर्म वर्क परफॉर्म। द यूनिट ऑफ पेमेंट इज टास्क टाइम, टाइम है इसमें। और यहाँ पे इज द वर्कर इज पेड फुल वैल्यू फॉर द टाइम सेव, जितना उसने बचाया उसकी पूरी पेमेंट उसको मिलती है। अब इस इंसेंटिव स्कीम के क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सारी नहीं हो सकती। वर्कर कह दे कि जी मुझे तो इतनी हो जानी चाहिए, तो वो दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की। द प्लान शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट। एम्प्लॉय शुड बी एबल टू कैलकुलेट हिज ओन अर्निंग, अपने आप कैलकुलेट कर ले कि मैंने इतने पीस बना दिए, मेरी इतनी अर्निंग बननी चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट, आज जो है वही आगे भी होना चाहिए, बार बार उसको चेंज नहीं करना, एक कंपनी में जो फिक्स कर दिया वही वाला होना चाहिए। इट शुड बी सच दैट इट शुड मोटिवेट द एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस मोर, ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय खुश होए कि मैं और ज़्यादा बनाऊं। एंड इट शुड बी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड, जितना वो मेहनत करे उतना ही रिवार्ड उसको मिलना चाहिए। इट शुड नॉट क्रिएट डिसहार्मनी अमॉन्ग द एम्प्लॉय, आसपास के वर्कर्स जो हैं उनमें जलन या लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए। तो इंसेंटिव स्कीम में हमने सबसे पहला जो देखा था वो पीस रेट के ऊपर आ जाता है। तो हमारे 3 हम आज स्टडी करेंगे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस सिस्टम, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस सिस्टम एंड गैट्स टास्क और बोनस स्कीम। हालसे, रोवन, बीडॉक्स एंड एमरसन और ग्रुप इंसेंटिव, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर ऑफ इंसेंटिव मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, और बड़ा पॉजिटिविटी में रहता था और खास करके ये वर्कर्स के लिए रहता था। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द डे इज फिक्स्ड बेस्ड अपॉन द एक्यूरेट टाइम एंड मेथड स्टडी। टाइम एंड मेथड स्टडी किया हमने, एक दिन की स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दी कि आज इसके 10 पीस बन जाने चाहिए एक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। द एम्प्लॉय हु अचीव दिस स्टैंडर्ड और प्रोड्यूस मोर देन दिस स्टैंडर्ड आर गिवन हायर रेट देन दोज हु फेल टू रीच द स्टैंडर्ड। एक वर्कर है, हमने कह दिया 10, अगर वो 10 तक पहुंच जाता है तो उसको एक हायर रेट मिलता है। तो 2 रेट मिलेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स एक को मिलेगा 10 रुपए के हिसाब से और एक को मिलेगा 8 रुपए के हिसाब से। अगर वो 10 से ऊपर बनाता है तो 10 रुपए के हिसाब से, 10 से कम बनाता है तो उसको 8 रुपए के हिसाब से बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 पीस बनाने हैं, तो 10 पीस का स्टैंडर्ड मैंने 10 रुपए के हिसाब से रखा है। अगर उससे कम रहता है तो उसको 8 रुपए के हिसाब से बनाना है। तो दैट मीन्स कि अगर वो 10 बना लेता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर वो 8 सिर्फ पीस बनाता है तो 8 गुना 8 इज 64 मिलेंगे, जबकि एक्चुअल में उसको 80 मिलने चाहिए थे, 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज मिलने चाहिए थे, बट 8 into 8 64 ही उसको मिल पा रहे हैं। Now the characteristics of this system is the day's wages or earning is not guaranteed. 2-piece rate are applicable, a lower rate for output below standard and higher rate for output exceeding the standard output. Standard से ऊपर चला गया तो higher, standard से नीचे रहा तो lower. And lower piece rate is given for below standard performance and higher. अब इसमें कुछ नुकसान भी हो जाता है, वो हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल बताया हुआ है कि अगर आउटपुट 120 है तो उसको
10 पैसे के हिसाब से मान लो एक पीस का रेट बनता है, उसको 120% बढ़ा के दिया, ये मिल गया। लेकिन अगर 90 यूनिट्स बना रहा है तो 90 यूनिट्स में उसको 80% वाला, तो दैट मीन्स 120% और 80% दो स्लैब बना दिए गए। तो रेट पर यूनिट 10 है, डिफरेंशियल 120% है अगर स्टैंडर्ड से ऊपर है, और स्टैंडर्ड से नीचे है तो 80% है। तो दैट मीन्स इस तरह से उसकी पेमेंट अलग अलग मिलेगी। देखिए अब सिर्फ 30 यूनिट उसने कम बनाए हैं और उसको आधा पैसा मिल रहा है, 14 रुपये 40 पैसे की बजाय उसको 7 रुपये 20 पैसे मिल जाएंगे। इसके एडवांटेज क्या है? वर्कर इज पेड एज पर हिज एफिशिएंसी एंड ही इज पेड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग टाइम एंड नॉट फॉर आइडल टाइम। खाली बैठने के उसको पैसे नहीं मिलेंगे। क्लैरिकल वर्क मिनिमम रहेगा और वर्कर खुद ही जानता है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे। रिड्यूस द सुपरविजन टू मिनिमम। जब वर्कर को ही पता है कि मैंने इतने बनाने हैं तो वो कोशिश करेगा कि 100 तक मैं चला जाऊं, तेजी से करने हैं। एंड इट इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मशीनों की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है। अब इसका नुकसान भी है। वर्कर इन ऑर्डर टू अर्न मोर, और पैसे कमाने के चक्कर में ही विल नॉट केयर फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क। वेस्टेज और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड इज क्वांटिटी ओरिएंटेशन है, तो वो अपनी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द डिक्रीज इन डिमांड में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ की आसपास के जो वर्कर हैं, एक बहुत तेज़ी से बना रहा है तो हमें पीस तो उतने ही चाहिए, तो दूसरे वर्कर की डिमांड कम हो जाएगी, तो आसपास के एम्प्लॉयज़ पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। देन सेकंड इज मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब पहले वाले में क्या था कि एक नया वर्कर है, या ये भी हो सकता है कि कोई बीमार वर्कर है, तो उसको बहुत नुकसान में रहेगा क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको एकदम से ही आधा पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 स्लैब बना दिए आइडिया लगाते हुए कि एक बिगनर है, एक मिडिल लेवल है और एक एक्सपर्ट लेवल का वर्कर है। तो इस तरह से उन्होंने 3 लेवल बना दिए। 3 लेवल में वो कहते हैं कि अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट अगर आ जाता है तो उसको बेसिक रेट पर पीस दे देते हैं। बेसिक रेट जो हमने कह दिया कि 100 रुपये पर पीस मिलना है या 1 रुपये पर पीस मिलना है, वो दे देंगे। ओवर 83% टू 100 1.10 के हिसाब से देंगे, और 100% तक पहुंच गया तो 1.2 के हिसाब से दे देंगे। लेकिन अगर इससे भी ऊपर निकल जाता है तो उसको इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो लेकिन इसके करैक्टरिस्टिक्स यही हैं कि मिनिमम वेज अभी भी कोई गारंटेड नहीं है कि अगर कोई पीस बना ही नहीं पाता तो उसको पैसे मिलेंगे या नहीं, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं। अगर वो आज बीमार है और एक भी पीस नहीं बना पाया तो उसको 0 पैसे हो गए। स्टैंडर्ड रेट इज एस्टेब्लिश आफ्टर थॉरो एनालिसिस ऑफ द जॉब। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे? वही स्टैंडर्ड टाइम जो है, टाइम स्टडी से। इट एनकरेजेस टू द वर्कर टू प्रोड्यूस मोर अप टू 83%, वो कहते हैं कि कम से कम पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बताया हुआ है। अब एक और थोड़ा इसमें पॉजिटिविटी डाली गई है कि 83% के हिसाब से 10% और उसको ऐड कर दिया गया। 83 से 100 तक पहुंचा तो 20% उसको बोनस दिया। अबव 100% ऑफ स्टैंडर्ड है तो सेम पीस रेट जो है ये वाला है, उसके अलावा कोई बोनस नहीं दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। एक पीस रेट सिस्टम है जिसमें आइडिया लगाया गया है या कैलकुलेशन किया गया टाइम स्टडी से कि 6 पीस 1 घंटे में बनते हैं और 1 घंटे की पेमेंट 1 रुपये 20 पैसे होती है। नॉर्मल पीस रेट क्या हो गया फिर? 1 रुपये 20 को 6 से डिवाइड किया तो एक पीस का 0.20 रेट पड़ा, दैट मीन्स 20 पैसे पड़ा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आइडिया लगाते हैं कि 8 घंटे की होती है तो 48 यूनिट, दैट मीन्स पूरे दिन में 48 यूनिट बनते हैं। एक दो वर्कर्स हैं मोहन एंड राम, तो मोहन की एफिशिएंसी हो गई, वो सपोज 32 पीस बनाता है तो 32 डिवाइडेड बाई 48 जो हम स्टैंडर्ड मान चुके हैं, दिस इज कम्स टू बी 66% और दिस इज लेस देन 83%। तो उसको पेमेंट हम करेंगे 0.2, जो हमारा रेट हमने निकाला हुआ है कि 0.2 के हिसाब से उसका आइडिया हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले राम की 42 पीस बना रहा है वो, तो उसकी एफिशिएंसी जो है लगभग 87% आ रही है। दिस इज ग्रेटर देन 83%। तो हम इसकी अर्निंग कैसे करेंगे? 42 इंटू
0.2 तो हमारा स्टैंडर्ड रेट है, और 0.2 का 20% और एक्स्ट्रा ऐड करके दैट मीन्स 0.24 मिला, उसको 10.08 रुपीज मिले। अब मोहन की अर्निंग 32 पे 6.4 हुई, लगभग मतलब 20 पैसे के हिसाब से, और इसकी 42 जो कि 84 होनी चाहिए थी, ये सॉरी 8.4 हुई, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 8.4 रुपीज होनी चाहिए, उसके अलावा उसको 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। So and the third one is Gantt task and bonus scheme. ये जो स्कीम थी, दिस वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी गैंट, एंड ए मिनिमम वेज इज गारंटेड। अब यहाँ पे तीसरे में ये फायदा हो गया कि कोई ऐसा वर्कर जो आज उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, बोनस लेवल तक, तो उसको एक गारंटी कर दी। दैट मीन्स सपोज आज बीमार था, कोई पीस नहीं बना पाया, और एक तरह से उसको टाइम का थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया। ही इज if the worker achieves the standard output or more, he is provided with an extra allowance between 25 to 50% of the hourly basis. That means 100 रुपये उसको देने देने हैं हमने, लेकिन अगर 100 रुपये के काम में, जैसे कि वहाँ पे 8 पीस बन रहे थे, सॉरी 6 पीस बन रहे थे एक घंटे में, दिन में 48 बन रहे थे, और 48 की बजाय वो 50 बना पा रहा है, और ज़्यादा 2 और पीस बना रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा आवरली रेट में। आवरली रेट में उसको 6 रुपये मिल रहे थे, तो 6 रुपये के हिसाब से 50% और ऐड करके दैट मीन्स 9 रुपीज़, 6 + 3 9 रुपीज़ उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 8 घंटे के 9 × 8 72 रुपीज़ मिल जाएंगे। नॉर्मली उसको मिलने थे 48 रुपीज़, अब 72 रुपीज़। अब इसमें मिनिमम डेज वेज इज गारंटीड irrespective of performance, the actual output is compared with the standard, and time wages without bonus are paid below standard performance। 48 से नीचे है तो उसके टाइम वेजेस कैलकुलेट होंगे, पीस रेट नहीं बनेगा। टाइम वेजेस प्लस एन इंक्रीज इन वेज रेट इज कंसीडर्ड एट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड हाई पीस रेट इज कंसीडर इन प्लेस ऑफ टाइम वेजेस अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको पीस रेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बताया गया है कि किस तरह से, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। ये असाइनमेंट है, इसको आप स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, ये आपने अपने होमवर्क की कॉपीज में करना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।